कसम से जब भी चल रहे हैं थोड़ा आगे एक ही टर्न पार करते हैं और एक अच्छा व्यू देखने को मिलता है। ये है आपका चमोली शहर और नीचे जो आप रास्ता देख रहे हो ये चला जाता है यहाँ से गोपेश्वर और केदारनाथ वाला। तो अभी पहुँच गए हैं जोशी मठ फाइनली। ये देखो एक और ट्रेल जॉगी फॉल बोलते हैं इसे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सागर ट्रेल्स। अब अपनी 4 धाम सीरीज के लास्ट वीडियो में केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे सोनप्रयाग और यहां से हमें अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना था। लेकिन क्योंकि पहुंचते हुए काफी शाम हो गई थी तो हमने फैसला किया था आज की रात रुद्रप्रयाग में रुकने का और कल सुबह अपनी यात्रा को प्रस्थान करने का। तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग में। आज हो गई है सुबह, कल रात पूरी यहाँ बारिश हुई है और अब हम करेंगे अपने चौथे धाम के दर्शन जो कि है बद्रीनाथ धाम। रुद्रप्रयाग से लगभग 150 किलोमीटर आप मान के चलो उसकी दूरी है और यहाँ से मुझे 4 से 5 घंटे लगने चाहिए और निकलते सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँ। सुबह 7 बज गए। रुद्रप्रयाग से अपने शुरू कर रहे हैं राइड। ये है अपना गैलेक्सी होटल और अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो अब रुद्रप्रयाग को छोड़ दिया है। मेरे एक साइड आप देख रहे हो पूरा रुद्रप्रयाग शहर है और इसी से लगता हुआ आपका ये हाईवे जाता है। अब देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ। 7 बजे मैं अपनी राइड शुरू कर रहा हूँ। ये देखो टनल का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। और अभी थोड़ा निकले ही थे कि ये वाला पैच देखो आप, काफ़ी डेंजरस है। फिलहाल थोड़ा सा आगे निकल के एक खराब रफ पैच मिला था, उसके बाद से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी 2 किलोमीटर के अराउंड जो अभी मिला है, अभी लंबे रूट पे ही पता लगेगा। तो ये हैं आपके रास्ते बद्रीनाथ के, कैसे बने हुए आप देख सकते हैं। और कल रात बहुत बारिश हुई है तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे हमें अभी थोड़े ख़राब पैचेस या फिर रुकावट देखने को मिलती है। फिलहाल तो मौसम एकदम बढ़िया है। ऊपर आप देखोगे तो अपने बादल भी साथ में लगे हुए हैं क्योंकि रुद्रप्रयाग ना थोड़ा गर्म रहता है, बहुत गर्म था रुद्रप्रयाग। कल बारिश हुई है तो थोड़ा अच्छा लगा है। यार आज सही में बारिश के बाद जो मौसम हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब राइड करते हुए अगर आपको ऐसा मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, पता ही नहीं लगता कब आपका डिस्टेंस कट गया। सो अभी जैसा आपको पता है कि यार हाँ आपका बद्रीनाथ के पास ही वैली ऑफ फ्लावर है तो हम वो भी करेंगे। हेमकुंड शायद ना कर पाए क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है और लौरा की फ़्लाइट भी है। तो देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे कवर हो सकता है। माणा विलेज भी है जिसे पहले इंडिया का लास्ट विलेज बोला जाता था, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसका चेंज करके फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया किया। तो ये सब है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी आप नज़ारे एंजॉय करते हुए चलो और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी हो सारे 4 धाम से रिलेटेड तो आप प्लीज़ पूछिए। सो लगभग गौचर से 4 किलोमीटर पहले ये एक और डेंजरस पैच आता है। आप देखो जब पानी आता होगा बारिश में तो ये वाले पूरे पैच से और ये वाला जो ऊपर है, हालांकि इसमें काम चल रहा है पर खतरनाक सा पैच बना हुआ है। कभी भी पत्थर वगैरह यहाँ पे आते होंगे डेफिनेटली। हालांकि सारे पैचेस पे काम चल रहा है पर जब भी यहाँ बारिश होती है, जैसे कल भी काफ़ी बारिश हुई है, तो लैंडस्लाइड होना एक बहुत कॉमन सी चीज़ होता है पहाड़ों पे और इसकी वजह से ये वाला पैच भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। आप देखो गोचर, तो आप यहाँ भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन ले सकते हो अगर आपको रुकना है। काफ़ी खूबसूरत सा गांव है एक और यहाँ पे अगर आपको लेट हो गया है रात को तो आप इजीली, कल मैं यहीं तक स्ट्रेच करने की सोच रहा था लेकिन फिर यार बारिश हो गई थी और मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैं आगे नहीं गया। तो गोचर में ना बहुत अच्छे अच्छे जो मुझे लोकल्स हैं उन्होंने बताया कि होम स्टे बने हुए पूरे फैमिली के लिए, कपल्स के लिए या फिर आप अगर सिंगल भी हो तो भी। और यहाँ पे थोड़ा रेट भी आपको ठीक मिल जाएगा क्योंकि ये 4 धाम और आपका हेमकुंड, वैली ऑफ फ्लावर, माणा विलेज इन सब के बीच में पड़ता है तो इस वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से होम स्टे वगैरह डेवलप हुए हैं। दोस्तों ये जो रास्ता है रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग का बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ की तरफ से आती है और मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से बहती हुई आती है और रुद्रप्रयाग में ये पवित्र संगम हमें देखने को मिलता है। एक छोटी सी सलाह यही है कि कई सारे मोड़ इस रास्ते पे देखने को मिलते हैं, इसलिए केयरफुली ड्राइव करना जरूरी हो जाता है। तो नीचे आपका चला गया कर्णप्रयाग, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ, गोपेश्वर और ऊपर हो गया आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, गैरसन और थराली। तो हमें लेना है नीचे वाला
और आगे जो आप देख रहे हो एकदम खूबसूरत सा शहर, वो है आपका कर्णप्रयाग। तो हम पहुंच गए कर्णप्रयाग भी ना। रहने खाने की बहुत अच्छी सुविधा है, तो कर्णप्रयाग में भी पूरे 4 धाम की अच्छी कनेक्टिविटी है। और बहुत ज्यादा हेमकुंड के तीर्थयात्री अभी यात्रा कर रहे हैं, काफी ज्यादा दिख रहे हैं। एंड आई गेस घांगरिया में भी बहुत लोग स्टे पे होंगे। तो थोड़ा सा दिया है अपनी एंटॉक को आराम। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर रह जाता है, 60 किलोमीटर कर लिया है। टाइम लग गया है काफ़ी, अभी 9 बज गए हैं और 7:15 पे, यानी 1.5 घंटा लग गया है अभी 60 किलोमीटर कवर करने में। यहाँ पे थोड़ा सा चाय चुई पीते हैं भैया की शॉप में, फिर निकलते हैं आगे। कर्णप्रयाग के आगे की जर्नी में लगभग 20 किलोमीटर बढ़ने के बाद हम नंद प्रयाग रीजन में पहुंच जाते हैं। ये वही रीजन है जहाँ पे अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं और इसी संगम की वजह से इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ गया था। कसम से जब भी चल रहे हैं थोड़ा आगे एक ही टर्न पार करते हैं और एक अच्छा व्यू देखने को मिलता है। थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है और पूरा वैली में जो धूप पड़ रही है, बीच बीच में बादल है, बहुत सुंदर लग रहा है। पहुंच गए हैं चमोली। ये है आपका चमोली शहर और नीचे जो आप रास्ता देख रहे हो ये चला जाता है यहाँ से गोपेश्वर और केदारनाथ वाला। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों, जब हम चमोली से जोशीमठ की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि नज़ारे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पहाड़ और विशाल लगने लगते हैं, खूबसूरत लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जो आपको बताना मैं चाहता हूँ, वो है लैंडस्लाइड के बारे में। तो देखो, ये है नेशनल हाईवे 7 और इस पे कई इलाके ऐसे आते हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन हैं। खास तौर पे मानसून के महीने में यहाँ अक्सर पहाड़ गिरने या रास्ता बंद होने की खबरें आती रहती हैं। इस रूट पे मुख्य तौर पे पागल नाला, लमगार्ड और पीपल कोटी जैसी कुछ जगह है जहाँ ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं। और आई होप आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी जोशीमठ के बारे में पढ़ा ही होगा या देखा ही होगा। यहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा इसे एक लैंडस्लाइड सबसिडेंस जोन घोषित किया गया था, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब है कि जमीन खिसकने का खतरा इन जोन्स में हमेशा ही बना रहता है। इसलिए यहाँ पे जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है ना, वो है वेदर का अपडेट रखना। इसीलिए ऐसे रूट्स पे हमेशा केयरफुली ड्राइव कीजिए और अगर रुकना पड़ जाए तो रुकिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जान है तो जहान है। तो काफी ज्यादा रोकना पड़ता है पूरा एक साइड को दूसरे साइड से, क्योंकि कितना खतरनाक पैच है आपने देखा ही। पुलिस यहाँ पे रहती ही है और पूरा एक साइड कंट्रोल करके फिर दूसरे साइड को छोड़ना पड़ता है जैसे जैसे पत्थर गिरते हैं। अभी हमारे सामने ही काफी सारे पत्थर गिर रहे थे और सैल्यूट है उन लोगों को जो यहाँ काम करते हैं यार। हाइट पे चढ़ चढ़ के जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, वो तो मतलब कितना रिस्की है अपनी लाइफ का। आमतौर पे जब बारिश होती है तो इन पैचेस पे बहुत तगड़ा जाम और बहुत देर तक रोका जाता है। अभी जहाँ मैंने चाय चुई पिया था ना, तो वो भाई ने भी बताया कि कभी कभी बिल्कुल ही उस दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है इस रोड को जब तक कि क्लीन ना हो। तो आप सोचो कि ऐसा भी होता है, इसलिए बरसात के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड ही करो। तो पहाड़ के भी अपने चैलेंजेस हैं, पर यही तो एडवेंचर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है हर तरफ और मौसम बहुत अच्छा है। फिलहाल राइड चली रही है। गोविंद घाट से लगभग रह गया हूँ 35 किलोमीटर दूर। देखो आप, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कितने सुंदर पहाड़ पूरे हरे भरे होते जा रहे हैं। और अब यहाँ पे हवा का एकदम से पता लगा है फर्क। रुद्रप्रयाग से यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम एकदम से बिल्कुल ही अपोजिट वेदर में आ गए। सो अभी पहुँच गए हैं जोशीमठ फाइनली। ये देखो एक और ट्रेल जॉगी फॉल बोलते हैं इसे। तो थोड़ी देर ब्रेक लिया है
और ये देखो कितना खूबसूरत सा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये यहाँ पे छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना उसकी लिस्ट में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आते हैं। और पीछे की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो ये है जोशीमठ का मेन मार्केट एरिया, पूरा टाउन है जहाँ पे लॉज से लेके होटल, मेन सिटी हो जाती है तो काफ़ी कुछ यहाँ पे इजीली मिल जाता है। कितना सुंदर लग रहा है यार। वही पुराने घर हैं, हालांकि नए होम स्टे वगैरह भी बन गए हैं, पुरानी छोटी छोटी दुकानें और कुछ तो बहुत बंजर भी हो गए हैं। अभी पीछे मुझे एक बहुत बंजर हवेली भी दिखी थी। बस रोड संकरी है तो यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी रुक के चलता है। तो इस लास्ट जगह पे आप अपना गाड़ी का कुछ भी चेकअप कराना है तो वो करवा लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नरसिंह बाबा का मंदिर मिलता है, नरसिंह देव का, तो आप वो भी विजिट कर सकते हो। जोशीमठ में बहुत ही प्राचीन और फेमस टेम्पल है, बट अभी जैसा कि टाइम कम है तो मैं आते हुए ही कोशिश करूँगा। ये लास्ट वाले पैच में जब काम हो जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत चौड़ा बन रहा है। पहुँचने वाले हैं गोविंद घाट। अब वैसे तो अपना इनिशियल प्लान डायरेक्टली बद्रीनाथ का था, पर क्योंकि हम गोविंद घाट काफी जल्दी पहुंच गए थे तो हमने सोचा क्यों ना वैली ऑफ फ्लावर को पहले एक्सप्लोर कर लिया जाए। गोविंद घाट से हमने ले लिया है अंदर टर्न, हम जा रहे हैं वैली के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोविंद घाट के बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप या तो हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर के लिए चले जाए या फिर वहां से 25 किलोमीटर बद्रीनाथ के लिए चले जाए। तो ये आगे है आपकी गोविंद घाट की पार्किंग, जहाँ से आपको शटल कैब मिलती है यहाँ से आगे के ट्रैवल के लिए। एंड यू माइट नो कि वैली ऑफ फ्लावर सिर्फ कुछ महीनों के लिए खुलता है एंड जुलाई एंड अगस्त का इसका सबसे खूबसूरत सीजन होता है। सो इसी वजह से हमने सोचा कि मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ से सफर शुरू करेंगे अपना गोविंद घाट से गांगरिया की तरफ, जो कि वैली ऑफ फ्लावर का बेस है, और वहाँ से आपको दिखाएंगे वैली ऑफ फ्लावर। सो अगर आप इंटरेस्टेड है वैली ऑफ फ्लावर को देखने के लिए और यहाँ की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए तो अगले पार्ट तक मेरे साथ बने रहना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टिप टू टो कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगेंगी, क्या प्राइसेस है, पार्किंग कहाँ पर सेफ है, एंड एवरीथिंग दैट माइट हेल्प यू टू कंप्लीट दिस अमेजिंग मानसून ट्रैक ऑफ उत्तराखंड। So if you found this video helpful, please like the video and please subscribe for more such videos। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।